गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के बारे में उसके कुछ बेसिक चीज़ों को देखा, उसके आधारभूत चीज़ों को हमने कल अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं उनकी सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमने उसके अंतर्गत ठोस के बारे में अध्ययन किया कि ठोस की संरचना के आधार पर जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। हमने ये देखा कल कि क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत हमने क्या देखा था। कल हमने क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया था कि क्रिस्टलीय ठोस में जो परमाणुओं की ज्यामितीय संरचना होती है, आकृति होती है, उसमें सममित रूप में व्यवस्थित होते हैं, है ना। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें सममित रूप में परमाणु व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनके हमने गुणधर्मों के बारे में भी काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया। और इसके बाद हमने ठोस में जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया, ठीक है। और ऊर्जा बैंड के अध्ययन करने के फलस्वरूप हमने पाया कि जो ऊर्जा बैंड होते हैं उसमें एक ऊर्जा बैंड होता है संयोजकता बैंड और दूसरा जो होता है वो चालन बैंड होता है। उसके मध्य जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। और इन्हीं संरचना के फलस्वरूप हमने पाया कि जो पदार्थ होते हैं वो एक तो सुचालक होते हैं, या तो फिर कुचालक होते हैं, या फिर अर्धचालक होते हैं, है ना। तो जो सुचालक होते हैं उसमें विद्युत जो होता है प्रवाह बहुत सुगमता से होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जो कुचालक होते हैं उसमें चूंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो गैप होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए वहाँ जो है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता है, जिसके कारण से वहाँ पे जो है वो जो पदार्थ होता है वह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। वहाँ पे विद्युत का बिल्कुल भी चालन नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम उतनी ऊर्जा दे नहीं सकते। और यदि दे देते हैं तो कई बार पदार्थ चालन शुरू होने से पहले ही क्या हो जाता है, गल जाता है ना। और तीसरी जो हमने अवस्था पढ़ी है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो है अर्धचालक। यह अर्धचालक इन दोनों के बीच की अवस्था होता है ना। और इसके बारे में कल हमने देखा और आगे इसके बारे में देखेंगे कि इसके बारे में हम आज देखेंगे कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं। जैसे 2 प्रकार होते हैं, निज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक, है ना। और इसके बाद बाह्य अर्धचालक के भी क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, N प्रकार का अर्धचालक और P प्रकार का अर्धचालक। तो इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अर्धचालक क्या होता है ना। कल हमने क्या देखा था कि अर्धचालक जो होता है वह बीच की अवस्था होता है। किनके बीच की, हाँ बिल्कुल सही जवाब, है ना। किनके बीच की, सुचालक और कुचालक के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, है ना। इस अर्धचालक का अध्ययन करने से पूर्व हम क्या कर लेते हैं, फर्मी स्तर या फर्मी ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कल हमने देखा था कि ये है आपका संयोजकता बैंड और ये है आपका चालन बैंड। हमने कल देखा था कि चालन बैंड में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन जब 0 केल्विन ताप पर उपस्थित होता है ना। जब चालन बैंड में 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो महत्तम ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जो महत्तम ऊर्जा क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका फर्मी स्तर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जितना महत्तम ऊर्जा अधिष्ठित कर लेता है या ग्रहण कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका फर्मी स्तर या फर्मी ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ठीक है। फर्मी ऊर्जा स्तर समझ आया, ठीक। क्या होता है कि चालन बैंड में आंशिक रूप से उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन
ताप पर जितना ऊर्जा अधिष्ठित या प्राप्त कर लेता है उस ऊर्जा को हम फर्मी ऊर्जा कहते हैं और उसी स्तर को फर्मी स्तर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्धचालक के बारे में और विस्तार से देखेंगे। अर्धचालक किन पदार्थों को कहते हैं? उदाहरण के लिए हमने कल देखा था कि अर्धचालक जैसे पदार्थ होते हैं जर्मेनियम, ठीक है, और क्या होता है, सिलिकॉन। हाँ, और बताइए, कल आपको हमने बताया था, वेरी गुड, है ना, क्या होता है, कार्बन। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन जैसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्यों अर्धचालक कहते हैं या ये पदार्थ जो कहते हैं वो अर्धचालक क्यों है? क्योंकि इनके अंतिम जो कोश होता है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हम जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक लिखें तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 32, ठीक है, और सिलिकॉन का लिखें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। अब आप बता सकते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, कितना होता है, 6, है ना। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक जब हम लिखते हैं तो इसके कोषों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 8 और कितना आएगा तीसरा कोष में 18, है ना, और अंतिम कोष में कितना आएगा, 4। इस तरीके से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे जो कोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सिलिकॉन का देखें तो इसका हम परमाणु क्रमांक कैसे लिख सकते हैं? हाँ बताइए, 2, हाँ बताइए, 2, इसके बाद कितना, 8 और फिर 4, है ना। हाँ, क्या आप इसका बता सकते हैं, कार्बन का कितना होगा, 2 और अंतिम कोष में कितना, 4। ठीक है, इस प्रकार से हम जब इनके जो परमाणु क्रमांक है उनके भरने को क्रम को लिखते हैं तो इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए, 4, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो इस तरीके से इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखें, तो जिन पदार्थों के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने अभी इसको विस्तार से देखा। ठीक है, अब जो अर्धचालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्ध जो चालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है निज अर्धचालक। ठीक है, पहला क्या होता है, निज अर्धचालक। इस अर्धचालक को और हम किस नाम से जान सकते हैं? इसको जानते हैं हम आंतरिक अर्धचालक। और इस अर्धचालक को किस नाम से जानते हैं, है ना, निज अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक, या इसी अर्धचालक को क्या कहा जाता है, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि अर्धचालक के 2 प्रकार में से एक जो प्रकार होता है उसको क्या कहते हैं, निज अर्धचालक, या इसी को कहते हैं आंतरिक अर्धचालक, या इसी को कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, जो दूसरा प्रकार होता है इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक।
या इसी को कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार, निज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अब इनके बारे में हम सबसे पहले निज अर्धचालक किसे कहते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके उपरांत हम क्या देखेंगे? बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निज अर्धचालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें किसी प्रकार से हम अशुद्धियां नहीं मिलाते। ठीक है, वह स्वयं के आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, परंतु वह स्वयं के आंतरिक गुण, गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं, है ना। क्या हुआ? निज अर्धचालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की हम अशुद्धियां ना मिलाएं, परंतु वह स्वयं के आंतरिक गुण, देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है? आंतरिक अर्धचालक लिखा है। ये बात आ गई कि स्वयं के आंतरिक गुणों के कारण वह अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रकट करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं या आंतरिक अर्धचालक कहते हैं, या फिर उसी को, चूंकि इसमें हमने किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाई, इसलिए क्या कहेंगे? उसको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमने क्या बताया कि हमने इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाई। हमने अभी उदाहरण देखा था अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालकों के बारे में कौन कौन से होते हैं पदार्थ? जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। ठीक है, तो यहाँ हम जर्मेनियम का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक अभी हमने लिखा था, क्या था? 32, और इसको भरने के क्रम क्या थे? 2, 8, 18 और 4। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जर्मेनियम के अंतिम कोष में आपने अभी देखा कि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जर्मेनियम का जो परमाणु होता है या जर्मेनियम के जो क्रिस्टल हम लेते हैं, उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से, है ना। अब इसके जो क्रिस्टल जो हम ले रहे हैं, इस क्रिस्टल में जर्मेनियम के अन्य 4 परमाणु, ये जर्मेनियम का एक परमाणु, ठीक है, ये दूसरा परमाणु, और इसी तरीके से जर्मेनियम का यह तीसरा परमाणु, और यह जर्मेनियम का चौथा परमाणु। ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लेकर इस परमाणु के पास आएंगे, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? साझा करते हैं, हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार से सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाता है। ठीक है, जर्मेनियम के हम इस परमाणु की बात करें तो यह परमाणु भी अन्य जो जर्मेनियम के परमाणु होंगे उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ अन्य 4 परमाणु के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। देखिए, ये जर्मेनियम का एक परमाणु, ये दूसरा, और ये तीसरा, और इधर से ये चौथा। तो इस प्रकार इसके जो 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं,
ये क्या करेंगे, अन्य जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जर्मेनियम की शुद्ध परमाणु, जर्मेनियम के जो शुद्ध जो क्रिस्टल हमारे पास उपस्थित है या उपलब्ध है, इसमें हम देखते हैं कि सभी जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या है, सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं, है ना। एक भी रिक्त इलेक्ट्रॉन या आपका होल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए विद्युत का चालन संभव है, संभव है? बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसी स्थिति में विद्युत का चालन संभव नहीं है। लेकिन यदि हम इसको कुछ ऊर्जा दे दें या उष्मीय ऊर्जा दे दें या किसी प्रकार से उष्मीय प्रक्षोभ दे दें, तो इसमें से ये जो बॉन्ड बने हैं सहसंयोजी बंध, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने से क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो बंध टूटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में आ जाएंगे, मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र आरोपित करना मतलब ये एक जो सिरा बैटरी का ऋण है ना, ये दूसरा जो सिरा धन, इस तरीके से यदि हम इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गए हैं बंध के टूटने पर, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, धन सिरे की ओर, क्योंकि हमको पता है कि जो ऋण आवेश होता है वो कहाँ जाता है, धन सिरे की ओर जाता है, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसलिए ऋण आवेश जो है धन सिरे की ओर जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब ये ऋण आवेश जो होता है या जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से मुक्त होकर जब बैटरी के धन सिरे की ओर जाने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, निकल चुका है और वह धन सिरे की ओर चला गया। इसलिए ये जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और ये जो स्थान रिक्त हो गया, इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, होल या फिर कोटर। ठीक है, इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, और ये जो होल यहाँ पे निर्मित हो गया है, ये होल क्या प्रयास करेगा, ये प्रयास करेगा कि ये यहाँ से क्या कर सके, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। ठीक है ना, जो स्थान रिक्त हो जाता है वो क्या प्रयास करता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले ले। तो वह एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये तो भर जाएगा, लेकिन जहां से वो इलेक्ट्रॉन चलकर आया है वो जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे पुनः क्या हो जाएगा, होल निर्मित हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरे निकाय में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाते हैं, धन सिरे की ओर जाते हैं। उस स्थान के खाली हो जाने से होल बन जाता है, और जहां पे होल बन गया वह पुनः दूसरे स्थान से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन चलकर दूसरे स्थान चला गया तो वो स्थान जहां पर वो पहले से था वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस निकाय में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, और जिसके कारण से धारा का प्रवाह होता है। अब इसके बारे में देखें कि होल क्या चीज है। होल जो होता है उसको धन आवेश वाहक कहा जाता है। ठीक है, होल को क्या कहा जाता है, धन आवेश वाहक कहा जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा कि ये ऋण आवेश वाहक है, और होल क्या होता है, धन आवेश वाहक होता है, या इसको हम धन कण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शुद्ध अर्धचालक जो होता है या निज अर्धचालक होता है, इनके आंतरिक गुणों के कारण से इसमें धारा का प्रवाह संभव होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निज अर्धचालक। अब इसके बैंड के स्तर के बारे में देखें। अच्छा, हमने यहाँ पे इस चीज को देखा कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो उसके स्थान में एक होल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक होल, यानी इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Ne = Np, यानी जितने प्रोटॉन आएंगे या जितने प्रोटॉन बनेंगे, धन कण जितने बनेंगे उतने ही मात्रा में ऋण कण भी बनते हैं। ठीक है, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उतने ही संख्या में होल भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसके जो ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं कि जो बैंड होता है ना,
जो बैंड होता है उसके विषय में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि निज अर्धचालक में किस प्रकार बैंड बनते हैं। यहां तक आप क्लियर हो गया? कल हमने बैंड के स्थिति के बारे में देखा था, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है बैंड बनते हैं करके, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, नीचे होता है आपका संयोजकता बैंड, है ना, और ऊपर जो होता है वो कौन सा बैंड होता है, चालन बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये बीच का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, परंतु निज अर्धचालक में संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन चालन बैंड में नहीं होते, है ना। लेकिन जब वो उसको कुछ ऊष्मा दिया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। और जब हम फिर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसी कारण से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो इस जो निज अर्धचालक होता है इसमें जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है यहाँ पे केंद्र में होता है। ठीक है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के केंद्र में होता है। हमने इस चीज को देखा है कि निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना। हमने इस चीज का भी अध्ययन किया कि जो निज अर्धचालक होता है इसमें हम ऊष्मीय प्रक्षोभ देते हैं, तब वहां से संयोजकता बैंड संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो जोड़ा टूटता है उसके कारण से धारा का प्रवाह संभव होता है। ठीक है, अब जो सेकेंड है वो कौन सा प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, ठीक है, या इसी को हमने क्या बताया था, हाँ बताइए, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, यह भी नाम से स्पष्ट है ना, कि इसे हम बाह्य अर्धचालक क्यों कहते हैं या अशुद्ध अर्धचालक क्यों कहते हैं। तो जब हम अर्धचालक में बाहर से कोई अशुद्धि मिला दे, क्या कर दें, बाहर से कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तो उस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं, है ना। यदि अर्धचालक में, इसको हम देख सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, यदि शुद्ध अर्धचालक में बाह्य पदार्थ मिला दें, है ना, बाह्य पदार्थ मिला देने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है, जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन से स्पष्ट है, डेफिनेशन से स्पष्ट है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में बाह्य पदार्थ मिला देने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है,
या हमने चूंकि शुद्ध अर्धचालक में बाहर से पदार्थ मिलाया है, अशुद्धि मिलाया है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। अब जब इसमें हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो क्या होता है या क्यों मिलाते हैं, है ना? तो इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब हम बाहर से शुद्ध पदार्थ में अशुद्धियां मिलाते हैं तो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, हाँ, तो हमने क्या देखा, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक किन्हें कहते हैं? यदि शुद्ध अर्धचालक में बाह्य पदार्थ मिला देने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। अब हम क्यों अशुद्धियां मिलाते हैं ये हम देख लिए कि जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं अर्धचालक में तो क्या हो जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। और जो अशुद्धियां हम उसमें मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, डोपिंग की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जब हम शुद्ध क्रिस्टल में, शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं, उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, डोपिंग की क्रिया कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उस शुद्ध अर्धचालक की चालकता कैसी हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया बाह्य अर्धचालक। अब ये जो बाह्य अर्धचालक होता है वो अशुद्धि मिलाने के कारण से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है N प्रकार का, या इसी को कहते हैं दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, N प्रकार का या दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक। और दूसरा जो होता है वह अर्धचालक होता है P प्रकार का, या इसी को क्या कहते हैं, ग्राही प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। तो हमने क्या देखा, बाह्य जो अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि मिलाने के, है ना, अलग अलग प्रकार के जो अशुद्धियां मिलाते हैं उसके कारण से ये जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है N प्रकार जिसको हम दाता प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं, और दूसरा होता है P प्रकार जिसको हम ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रकार का अर्धचालक, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, दाता प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। तो इसे हम N प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं या दाता प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं? देखिए, पहला जो है हमने क्या लिखा था, N प्रकार, या इसी को क्या लिखा था, दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। N प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं? यदि हम जर्मेनियम के शुद्ध क्रिस्टल में क्या कर दें, पंच संयोजी वाले पदार्थ को मिला दें तो जो अर्धचालक निर्मित होगा या बनेगा उसे क्या कहते हैं, N प्रकार का या दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। यदि शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, शुद्ध अर्धचालक, है ना, शुद्ध
अर्धचालक में, ठीक है, यदि शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल या शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु, ठीक है, पंच संयोजी परमाणु किसे कहते हैं? जिसके अंतिम कोष में क्या हो? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पंच संयोजी वाले परमाणु एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, क्या होता है? आर्सेनिक, है ना, और क्या हो सकता है? और होता है फास्फोरस, और क्या हो सकता है? एंटीमनी, है ना। इस प्रकार के जिसके अंतिम कोष में क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी अशुद्धियां हम जब मिला देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, है ना। यदि शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल अर्थात शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी जैसे पदार्थ की अशुद्धियां मिला देने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे एन प्रकार या दाता प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके जो है हम क्रिया विधि के बारे में देखेंगे कि इसे जो है एन प्रकार का अर्धचालक या दाता प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन में तो देख लिया, इसके परिभाषा में हमने तो देख लिया कि जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल या शुद्ध पदार्थ में हम पंच संयोजी जिनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो जो प्राप्त अर्धचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे जो है इसकी क्रिया विधि होती है क्रिस्टल के अंदर। देखिए अभी हमने क्या किया? शुद्ध अर्धचालक, है ना, शुद्ध जो है जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है उसमें हम पंच संयोजी वाला, जिसमें हमने उदाहरण क्या देखा था? एंटीमनी। तो एंटीमनी जो है ना, एंटीमनी क्या करता है? एंटीमनी के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। एंटीमनी के अंतिम कोष में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसको जब हम शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में मिला दें तो जर्मेनियम के जो 4 परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का परमाणु के ये एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटीमनी के ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, स्पष्ट है। और जर्मेनियम के जो 4 परमाणु हैं इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इनके साथ क्या कर लेते हैं? एंटीमनी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। एंटीमनी के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। जर्मेनियम के 4 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इनके साथ क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, इसके साथ नहीं बन पाता, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे एंटीमनी का जो है परमाणु देखते हैं। ये एंटीमनी का दूसरा परमाणु, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है पुनः जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ उनके एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये एंटीमनी हो गया,
ये जर्मेनियम के 4 परमाणु, इनके एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से साझा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त अवस्था में है। ठीक, इस प्रकार आप पूरे क्रिस्टल में देखेंगे तो एंटीमनी के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पहले ही जो है पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके उसमें उच्छोक प्राप्त करने से पहले ही इसमें जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्रिस्टल में पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ गई, किसकी संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन, सही जवाब है ना। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे आवेश वाहक कौन होता है, आवेश वाहक जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब हम देखते हैं कि ये जो अशुद्ध पदार्थ है जिसको हमने क्या कहा, एंटीमनी, है ना, ये जो अशुद्ध पदार्थ होता है वह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शुद्ध पदार्थ को देने की क्षमता रखता है या दे सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। एंटीमनी का जो अशुद्ध पदार्थ है हमारे पास, वह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शुद्ध परमाणु को दे सकता है या देने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, क्लियर है ना। चूंकि हमारे पास जो अशुद्ध परमाणु है वह अपना एक इलेक्ट्रॉन शुद्ध परमाणु को देने की क्षमता रखता है या दे सकता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, क्लियर है इस बात को, है ना। अब जब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो क्या होगा, यदि इसको हम उसमें छोड़ दे दें तो यहाँ तो पहले से मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा और उष्मा दे देते हैं तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूटेंगे, और बॉन्ड टूटने से क्या होगा, बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या से कैसे रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि पूर्व में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे मुक्त अवस्था में है। ठीक है, तो इस तरीके से जब बंध टूटते जाते हैं तो बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन और होलों के उत्पन्न होने से जब हम इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किधर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह धन सिरे की ओर जाता है, और जो होल जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऋण सिरे की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये n प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह संभव होता है। ठीक है, समझ आया है ना। अब देखते हैं इसके बैंड के स्तर के आधार पर, है ना, कि किस प्रकार से इनका जो बैंड होता है, ऊर्जा बैंड, है ना, बनता है। देखिए, ऊर्जा बैंड, है ना, इसमें हमने देखा है कि ये जो निचला जो बैंड होता है उसको हम कहते हैं संयोजकता बैंड, और यहाँ पे जो दूसरा स्तर ऊपर का ऊर्जा स्तर होता है जिसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, ये होता है चालन बैंड। ठीक है, इसमें हमने देखा n प्रकार के अर्धचालक में पूर्व में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, उनकी ऊर्जा कैसी होगी, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो पूर्व में ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उनकी ऊर्जा संयोजकता बैंड से अधिक और चालन बैंड से थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार के एक नया स्तर बनाते हैं। इस स्तर को क्या कहते हैं, दाता प्रकार का ऊर्जा स्तर। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मुक्त
मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन पूर्व में ही है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चालन बैंड से कुछ कम ऊर्जा वाले स्तर में होते हैं। इस प्रकार से जो फर्मी स्तर होता है वो चालन बैंड की ओर खिसक जाता है। हमने फर्मी स्तर के बारे में भी देखा है ना। तो जो फर्मी स्तर होता है वो क्या होता है, चालन बैंड की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा। और एक चीज और देखा कि जो n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें किसकी संख्या अधिक होती है, बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह संख्या किससे अधिक होती है, होल, है ना, वेरी गुड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होल की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। किसमें, n प्रकार के अर्धचालक में। ठीक है, अब जो है हम p प्रकार के अर्धचालक के बारे में देखते हैं। दूसरा जो है वो है p प्रकार, या इसी को क्या कहते हैं, दाता प्रकार, है ना। दाता प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, पी प्रकार या दाता प्रकार का अर्धचालक। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल, या आप लिख सकते हैं हाँ, देखिए सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, ये दाता प्रकार का नहीं परंतु ये क्या है, ग्राही प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, ग्राही प्रकार का अर्धचालक। ठीक, अब देखिए ये ऐसे शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल या शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी, है ना, जिसमें क्या, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी कौन कौन से पदार्थ होते हैं, हाँ बताइए, जिनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। किनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ बताइए, बिल्कुल सही जवाब, एल्यूमिनियम, है ना। और बताइए किनके अंतिम कोश में, किनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान, ठीक है, इंडियम, इनके अंतिम कोश में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ऐसे शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल या शुद्ध अर्धचालक जिसमें हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी वाली अशुद्धियां मिला देते हैं, वाली अशुद्धियां मिला देने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक। उसे पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो पी प्रकार का अर्धचालक क्या हो गया कि यदि शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम त्रिसंयोजी वाले, अर्थात जिनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थों की अशुद्धियां मिला देते हैं, तो ऐसे अर्धचालक को क्या कहते हैं, ऐसे अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं या ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो संरचना है या इसकी जो क्रिया विधि है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे।
ठीक है। इसमें क्या होता है, त्रिसंयोजी वाला पदार्थ हमने देखा बोरान। बोरान के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने किस में मिलाया है, जर्मेनियम में मिलाया है। तो जर्मेनियम के 4 परमाणु इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो बोरान है, ठीक है, बोरान के 3 जो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ये जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ सहसंयोजी बंध बन गया, इसके साथ सहसंयोजी बंध बन गया, इसके साथ बन गया। परंतु यहाँ पे एक जो जर्मेनियम का परमाणु है, जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे होल हो गया। क्या हो गया, होल हो गया, है ना। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल के जब हम अध्ययन करें तो यहाँ पाएंगे कि प्रत्येक जो बोरान का परमाणु है वहां पे क्या निर्मित हो जाता है, होल जो है निर्मित हो जाता है, अर्थात धन कण निर्मित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश वाहक कौन होगा, आवेश वाहक कौन होगा, आवेश वाहक आपका क्या हो जाएगा, होल, ठीक है। इसी प्रकार बोरान के प्रत्येक परमाणु के साथ एक एक होल निर्मित हो जाएंगे। और ये होल क्या करने की क्षमता रखता है, ये होल क्या करने की क्षमता रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता रखता है, ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। चूंकि हमारे पास जो अशुद्ध पदार्थ है वह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ग्रहण करने की क्षमता रखता है या ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो आज हमने इसके बारे में जो है देखा कि अर्धचालक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और अर्धचालकों की संरचना के बारे में हमने देखा। कल इसके बारे में और हम जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।